एक यूनिवर्स है जहां एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी धूल की कीमत सोने से ज्यादा है। वो एक प्लेनेट मीडियम है जबरदस्त ताकत, इमॉर्टैलिटी और बर्बादी को लाने का, जहां एक बंजर प्लेनेट को कंट्रोल करना सिर्फ एक एम्पायर नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने के बराबर है। ये यूनिवर्स है ड्यून का यूनिवर्स। आपका स्वागत है ड्यून की दुनिया में। आज तक की लिखी हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड इंस्पिरेशनल साइफाई स्टोरी। इसी स्टोरी ने इंस्पायर किया जॉर्ज लुकास को स्टार वॉर्स बनाने के लिए। प्लस इस बुक की छाप आप पॉप कल्चर के अलग अलग कोनों में जरूर नोटिस करोगे। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ड्यून में जो उसे इतना खास बनाता है, आखिर क्या है इस कहानी में जो इसे मास्टरपीस माना जाता है और इसकी बुक्स, मूवीज और स्टोरीज के लोग फैन बने हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि ये कहानी है पॉलिटिक्स, प्रोफेसी और बिट्रेयल की। ये कहानी है डेस्टिनी की, कुछ ऐसा जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ड्यून के बारे में और यहाँ उसके आपको रीजंस भी मिलेंगे कि आपको ये क्यों देखना चाहिए। तो ड्यून की ये कहानी क्या लाती है अपने साथ? तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही फ्यूचर में, जहां इंसानियत अब एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन चुकी है और एक गैलेक्टिक एम्पायर का राज नोन यूनिवर्स में बना हुआ है जिसका नाम है इंपीरियम। अब ये कहानी है तो फ्यूचर की, पर यहाँ एम्पायर का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मिडिवल फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड है, जहां एक किंग या एम्परर होगा और फिर उसके कोर्टियर्स होंगे जैसे कि बैरन्स, अर्ल्स और ड्यूक्स। और ये सारे बैरन्स और ड्यूक्स हेल्प करते हैं किंग के रूल को मेंटेन रखने में। अब ड्यून की कहानी में ये काम करते हैं सारे ग्रेट हाउसेस। इन ग्रेट हाउसेस के लीडर्स ही इंपीरियर के एम्परर बादशाह शद्दाम के अंडर होते हैं। इन्हीं ग्रेट हाउसेस में एक है हाउस एट्रेडीज, जो जाने जाते हैं अपने गौरव और विजडम के लिए। ड्यून की कहानी से 10,000 साल पहले हाउस एट्रेडीज से वॉरियन एट्रेडीज ने ही थिंकिंग मशीन्स के खिलाफ बैटल ऑफ कॉरिन में जीत दिलवाई थी। पर कहानी में और ज्यादा घुसने से पहले आओ आपको ले चलते हैं पूरी कहानी की जड़ में, जिसका नाम है अराकिस। अराकिस एक ऐसा प्लेनेट है जहां की जमीन पर वो चीज पाई जाती है जो ड्यून यूनिवर्स की सबसे बेशकीमती चीज है, और उसका नाम है द स्पाइस। ये स्पाइस एक ऐसी चीज है जिससे आपकी उम्र बढ़ सकती है, आपको प्रीकॉग्निशन की पावर मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी इसी स्पाइस की वजह से पॉसिबल हो पाती है। और तो और ये इतनी प्रेशियस चीज पूरे ड्यून यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ अराकिस पर ही पाई जाती है। अब आप खुद ही सोच लो कि अराकिस एक सिंबल ऑफ पावर का पोजीशन होल्ड करता है कि जो भी अराकिस को कंट्रोल करेगा वो सब कुछ कंट्रोल करने की पावर रखेगा। पर जब किसी चीज की कीमत इतनी ज्यादा हो तो उसकी पावर के पीछे कंस्पिरेसी होना तो तय है, और यही होता है हाउस एट्रेडीज के साथ, और सारा खेल इसी से शुरू होता है। तो कहानी ये है कि एक दिन अचानक हाउस एट्रेडीज के होम वर्ल्ड कैलेडान में एम्परर की तरफ से खबर आती है कि अराकिस को हाउस एट्रेडीज का डोमिनियन घोषित कर दिया गया है, और अब वहां पे हाउस एट्रेडीज एम्परर के बिहाफ में रूल करेंगे और स्पाइस के प्रोडक्शन को हैंडल करेंगे। हाउस एट्रेडीज से पहले ये काम एक दूसरे ग्रेट हाउस हार्कनन को दिया गया था, पर बादशाह के इस आदेश के बाद अराकिस की सत्ता चेंज होती है और वहां पहुंचते हैं हाउस एट्रेडीज के ड्यूक लीटो एट्रेडीज अपने 15 साल के बेटे पॉल एट्रेडीज और अपनी वाइफ लेडी जेसिका के साथ। लेडी जेसिका बिलोंग करती है बेने जेसरेट की सिस्टरहुड को। बेने जेसरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी मेट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपीरियम और उसके सभी ग्रेट हाउसेस के पॉलिटिक्स, स्टारक्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने में मदद करती है। ड्यून प्रोफेसी सीरीज में जो सिस्टरहुड दिखाया जा रहा है वही बेने जेसरेट है, और वहां बेने जेसरेट का शुरुआती समय दिखाया जाएगा। वापस आए अभी की कहानी पर, तो पॉल देखता है कि किसी रीजन की वजह से अराकिस के नेटिव लोग उसके सामने सर झुका रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और उसे लिसान अल गाइब के नाम से पुकार रहे हैं, और ये मिस्ट्री बहुत डीप जाने वाली है। पर जल्द ही पॉल के पिता लीटो को यह एहसास हो जाता है कि जो काम उन्हें सौंपा गया है एम्परर की तरफ से वो पूरी तरह इम्पॉसिबल है, और लीटो ये समझ जाता है कि उनका अराकिस पर भेजा जाना एक कंस्पिरेसी थी हाउस एट्रेडीज के अगेंस्ट। प्रोडक्शन डिमांड पूरा ना होने पर एम्परर के आदेश पर हाउस हार्कनन अराकिस पर अटैक कर देते हैं, और उस अटैक में हाउस एट्रेडीज ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। बस जैसे तैसे लेडी जेसिका और पॉल वहां से बचकर भाग पाते हैं, और इस भागा दौड़ी में वो मिलते हैं अराकिस के नेटिव्स फ्रेमेन से। वहां उन्हें फ्रेमेन लोगों की स्ट्रगल के बारे में पता चलता है और उन्हें दिखता है कि ये लोग पिछले कई हजारों सालों से अपनी
आज़ादी और इस तानाशाही के अगेंस्ट लड़ते आ रहे हैं, वो भी बस एक उम्मीद में कि किसी दिन उनका मसीहा, उनका महदी लिसान अल गाइब आएगा और उन्हें इस तानाशाही से आज़ाद करवाएगा, उन्हें लीड करेगा और अरैकिस की धरती को बदल कर रख देगा। इस सोच को देखकर पॉल समझ जाता है कि ये काम जरूर उसकी माँ और उसके सिस्टरहुड बेने जेसरेट का है। उन्होंने ही इस मिथ को इन मासूम लोगों के मन में डाला होगा और अब वो सब ये मान रहे होते हैं कि उनका मसीहा कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। वहीं दूसरी तरफ अरैकिस की डोमिनियन वापस हाउस हार्कनन को सौंप दी जाती है, पर अब पॉल फ्रेमेन का साथ देने लगता है और हाउस हार्कनन को बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वहीं दिन ब दिन फ्रेमेन पॉल को उनका मसीहा बनने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और ये सब और भी बढ़ जाता है जब उसकी माँ फ्रेमेन लोगों की नई रेवरेंड मदर बन जाती है, क्योंकि उसकी माँ का ये मानना होता है कि पॉल ही वो क्विजात्स हादरेक है जिसका इंतजार बेने जेसरेट भी पिछले 10,000 सालों से कर रही हैं। पर पॉल उनके इस प्रेशर को पूरी तरह रेजिस्ट करता है, क्योंकि पॉल के पास एक पावर ऑफ प्रिकॉग्निशन भी है। वो अपनी उस पावर से देख चुका है कि अगर वो मसीहा बनता है तो क्या होगा, वो इंसानियत को बस बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। तो ड्यून की ये कहानी क्या लाती है अपने साथ? कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यून की कहानी बहुत कम्प्लेक्सिटीज की कहानी है और ऐसी पहली कम्प्लेक्सिटी आती है पॉल की लाइफ में, जहां वो पावर को एक्वायर नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसका ऐसा करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। वहीं वो ये भी जानता है कि अगर उसने फ्रेमेन को लीड नहीं किया, उनके फेथ को अपहोल्ड नहीं किया, तो फ्रेमेन रेजिस्टेंस की कमर और होप दोनों टूट जाएगी। अब इस स्टोरी का कोर है कि ओनली पावर कैन कीप पावर इन चेक। इस यूनिवर्स के लोगों को ना चाहते हुए भी पावर को अपने हाथों में लेना होगा अगर उन्हें दूसरे पावर को अपोज करना है तो। और यही सोचकर पॉल बन जाता है लिसान अल गाइब। पर पावर की एक और बात कही जाती है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो क्या होगा पॉल के साथ, ये टॉपिक किसी और दिन के लिए। दूसरा पॉइंट, बेने जेसरेट क्या कर रही हैं? तो ड्यून यूनिवर्स में क्विजात्स हादरेक नाम का इंसान इंसानियत यानी मैनकाइंड का पीक फॉर्म होने वाला है। बेने जेसरेट कई हजार सालों से जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन करवा रहे हैं अपनी सिस्टरहुड के थ्रू। एक बेने जेसरेट के पास ऑलरेडी सच पहचानने की पावर होती है, इनके पास द वॉइस की पावर है जिससे किसी से भी कोई भी काम करवा सकती है, बस इसका ओवर यूज नहीं किया जा सकता। बेने जेसरेट किसी भी आइटम को टेस्ट करके उनके एक एक इंग्रेडिएंट्स बता सकती है, यहाँ तक कि केमिकल कंपोजिशन भी। इनका अपने इंटरनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी कंट्रोल है और ये फर्टिलिटी तक कंट्रोल कर सकती हैं। तो उनके सालों के जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बेने जेसरेट के बीच प्रोफेसी है कि फ्यूचर में हादरेक एक ऐसा ह्यूमन मेल होगा जिसके पास बेने जेसरेट की काबिलियत होगी। वो फ्यूचर को देख सकेगा और स्पेस और टाइम के नियमों के परे जा सकेगा। वो रहेगा पीक ऑफ मैनकाइंड जिसकी ओर पूरी इंसानियत की नजर रहेगी। वो बनेगा वो उद्धार करने वाला जिसकी जरूरत मैनकाइंड को है। इतिहास में कई ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी थी और ऐसा ही फिगर बेने जेसरेट वापस से लाना चाहती है और हमारा पॉल एट्रेडीज ही है वो क्विजात्स हादरेक। तीसरा पॉइंट, फेथ पॉलिटिक्स को कैसे चला रहा है? फेथ इस यूनिवर्स में एक वेपन है और पॉलिटिक्स उसका चेस बोर्ड। पर बेने जेसरेट आखिर क्यों अरैकिस पर ये मिथ फैला रही हैं कि उनका कोई मसीहा आएगा? अगर आप इस पहलू पे सोचो तो मैं कार्ल मार्क्स की कही हुई एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। अगर कहीं पे लोग दबे कुचले हैं तो वो रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। अब आप किसी को रेजिस्ट करने से कैसे टेम्परेरी रोक सकते हो? सोचो जरा, आप उन्हें रोक सकते हो एक उम्मीद देके। बेने जेसरेट ये बात जानती हैं कि वो अरैकिस पर कभी भी टिरनी एस्टैब्लिश नहीं कर सकती, वरना अरैकिस एक प्रेशर कुकर बन जाएगा जो कभी भी फट सकता है। इसीलिए उन्होंने लिसान अल गाइब नाम का एक सेफ्टी वॉल्व बनाया, एक ऐसा कंसेप्ट जो उन्होंने खुद फ्रेमेन लोगों के मन में डाला ताकि सही समय आने पर बेने जेसरेट अपने मोहरे की तरह लिसान अल गाइब को इस्तेमाल करती और फ्रेमेन बेचारे उसके फॉलोअर के नाम पर इंपीरियम के परमानेंट गुलाम बनकर रह जाते। अगर आप सबने हंगर गेम्स देखा है तो उसमें प्रेसिडेंट स्नो की एक बहुत कमाल की बात है। वो कहता है कि अगर आप सबको चारों ओर से दबा दोगे तो वो रेवोल्यूशन पर उतर आएंगे, इसीलिए उन्हें एक झूठी उम्मीद दो, उन्हें एहसास दिलाओ कि वो ऊपर आ सकते हैं। इसीलिए ये हंगर गेम्स करवाए जाते हैं। पर ड्यून यूनिवर्स में बेने जेसरेट का ये दांव उल्टा पड़ गया
क्योंकि कहीं ना कहीं उनका क्विज़ात हादिरक उनका अंत लेकर आया था। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया तो लग ही गया होगा कि ड्यून एक सिंपल साइफाई स्टोरी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल एपिक है जो कि पावर, फ्री विल, इकोलॉजिकल बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती है। फ्रैंक हर्बर्ट ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो कि सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करती है बल्कि प्रोवोक करती है सोचने के लिए। ये कहानी एक्चुअली में बहुत ज्यादा डीप फिलोसफी और कंसेप्ट्स को होल्ड करती है जिन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस दुनिया में और कितना घुसना है, क्योंकि हमें भी ड्यून प्रोफेसी के बारे में बात करने का मन है। अगर आपने ड्यून देख रखी है तो प्लीज कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं मानूंगा कि ये वीडियो एक इंस्पिरेशन बन सकती है, इस जबरदस्त दुनिया को एक्सप्लोर करने की इंस्पिरेशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए। आप जानते हैं कि स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।